आज हम कल वाली असाइनमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो क्वेश्चंस कर रहे थे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। ये वाले कंपाउंड्स आपको गिवन है। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इनमें से? ओके। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि ये वाला टॉपिक किया नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसका आज। ये भी करना है हमने टॉपिक। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन। सबसे पहले इन सभी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। 2 ब्रोमोपेंटेन, अगर 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखें तो दैट विल बी लाइक CH3 CH Br CH2 CH2 CH3। दिस विल बी द 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, ये आ गया आपका 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस विल बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये वाला। दिस विल बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इसका नेम अभी नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो पेंटेन, CH2। आपका इसके ऊपर Br लग जाएगा, CH2 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 CH3। ओके। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा SN2 मैकेनिज्म में? देखो, SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाएगा और यहाँ से Br नेगेटिव आयन चला जाएगा। ओके। अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखें इस वाले का, तो क्या है आपके पास? C के ऊपर H लगा है, एक साइड मिथाइल लगा है, एक साइड ये पूरा ग्रुप लगा है प्रोपाइल। ओके, विच विल बी वेरी वेलेबल की। ओके, और ये Br। तो इसके ऊपर बैक अटैक पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का? नहीं, क्योंकि जितना बैक पे ज्यादा आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही ज्यादा SN2 जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें SN2 डिफिकल्ट है। इसमें तो और डिफिकल्ट है नेक्स्ट वाले में, क्योंकि C के ऊपर ये वाला कार्बन जिसके ऊपर अटैक होना है, इस साइड भी मिथाइल, इस साइड भी मिथाइल, इस साइड इथाइल। वेरी वेरी डिफिकल्ट। SN2 में क्या होता है? बैक अटैक होता है। ओके, तो ये भी नहीं, इस पे भी नहीं हो पाएगा। इसके केस में थोड़ा सा इजी है। अगर इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इस C की बात करनी है ना हमने, तो इस C के ऊपर एक H और एक साइड क्या लगा हुआ है? ये सारा, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल ग्रुप। ये ब्यूटाइल ग्रुप लगा है चेन में, एक ही चेन में। और ये रहा आपका Br। तो इसके ऊपर अटैक इजिली हो सकता है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन जो है दे आर लेस स्टेरिक हिंड्रेड, लेस स्टेरिक हिंड्रेड। ओके, तो SN2 में अगर बात करें तो 1 ब्रोमोपेंटेन विल बी दी मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN2। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 1 ब्रोमोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट B। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा। कोई ऐसा कंपाउंड देखो जिसमें कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हैं वो चारों के चारों डिफरेंट हो, उनमें सिमिलैरिटी ना हो। और वो कौन सा है? वो ये है। इसमें ये वाला कार्बन देखो, ये वाला, इस कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप जो जुड़े हैं, चारों के चारों डिफरेंट। कैसे? ये कार्बन है, सेंटर में लिख दिया मैंने। ये इस साइड Br जुड़ा है इसके साथ, इस साइड CH3 जुड़ा है इसके साथ, इस साइड H जुड़ा है, और इस साइड ये वाला देखो CH2 CH2 CH3। मतलब इस कार्बन के साथ एक साइड ब्रोमीन जुड़ा है, एक साइड मिथाइल जुड़ा है, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है तीनों स्ट्रेट चेन में। तो मतलब इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ओके, और कायरल कार्बन जिसमें हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन। हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव वाले अभी कंसेप्ट हम करेंगे डिटेल में कि क्या होता है इसका मतलब। बट अभी सिर्फ इन्होंने ऑप्टिकली एक्टिव पूछा, तो उसके लिए ये जान लो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिनमें कायरल कार्बन हो। ओके, हालांकि इसके अलावा भी कई कंडीशंस हैं, बट अभी के लिए ये मान लो कि जो कार्बन कायरल हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन आ जाए दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए ये कंपाउंड जिसमें
कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एज द कायरल कार्बन एंड दैट कंपाउंड विल बी द ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल कार्बन सिर्फ इसमें है। इसमें देखो, इसमें भी अगर हम इस कार्बन की बात करें तो दो साइड से ये सेम ग्रुप से जुड़ा है, मिथाइल मिथाइल, तो दिस इज ऑल्सो नॉट कायरल कार्बन। अगर इसमें देखें तो इसमें कायरल कार्बन हमें लगता है ये हो सकता है शायद, बट ये भी कायरल कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक साइड ये ब्यूटाइल जुड़ा है। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन एक जैसे ग्रुप है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। ठीक है, दैट इट विल देन इट विल बी कायरल कार्बन। ओके, तो इसका आंसर आपके पास है, इसका आंसर आपके पास है टू, ये वाला 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट है आपके पास सी, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन। मतलब जो बीटा एलिमिनेशन करवाएगा, ऐसा कंपाउंड बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन वो करवाएगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक बहुत मुश्किल से करवा सकता है इस कार्बन के ऊपर। तो वो क्या करता है उस टाइम, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अटैक करने के बजाय किसी हाइड्रोजन को अटैक कर लेता है, वहां से H फॉस्फेट अपने साथ जोड़ लेता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। वो इसमें होगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है ना इसमें। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब देखें इसमें कैसे। अब आपके पास ये सी है, इसके ऊपर ये Br लगा है, ये CH3 लगा है, इसको CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2CH, और इस साइड लगा है CH2CH3। ओके, होगा क्या, OH नेगेटिव आयन जब आएगा अटैक करवाने, अटैक वो इसको करवाने जा रहा है बट एक्चुअल में यहाँ तक इसके पास पहुंच नहीं पाएगा, तो क्या करेगा ये, इसके पास नहीं पहुंच पा रहा तो इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। उसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन H फॉस्फेट के फॉर्म में निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे, ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं है बना सकता, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, जिसको हमने पढ़ा था किसमें, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में। दिस इज द टाइप ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो होगा क्या, व्हाट विल यू गेट, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन से, बट अगर आपका जो हाइड्रोजन है वो इसके वाले के ऊपर अटैक हो जाए तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट। ठीक है, इफ CA इज अटैक, अगर CA पे अटैक हो रहा है, इसको CA बोल दो, इसको CB बोल देते हैं। इफ CB इज अटैक, अगर CB पे अटैक हो जाए तो यहाँ से अब हाइड्रोजन जाएगा, बट यू गेट, यू विल गेट CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। और इसमें ही एलिमिनेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्यों है, उसका रीजन है कि इसमें जो कार्बन जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है वो सबसे ज्यादा हिंडर्ड है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा हिंडर्ड है उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो उस कार्बन पे अटैक ना करके न्यूक्लियोफाइल किसी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। क्या, कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर, जिस कार्बन, सॉरी नॉट बीटा कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन, एंड उससे जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज द बीटा कार्बन, और उसका जो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे कि उस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। ओके, ये इसका मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें दो तरह का एलिमिनेशन पॉसिबल है, दिस एंड दिस, तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर, out of the various possible isomers of C7H7Cl containing a benzene ring, मतलब ये अराइल वाला कोई कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, suggest the structure which will have weakest CCl bond, जिसमें कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीकेस्ट हो। अब इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपाउंड हैं जिनका फॉर्मूला यही होता है C7H7Cl। इसमें आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जैसे इसमें बेंजीन रिंग
जब उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तब उसका फॉर्मूला बनता है C6H5, क्योंकि इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह एक ग्रुप लग गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन सकता है, C6H5 CH2Cl। हो सकता है कि ये वाला स्ट्रक्चर हो, क्योंकि इसका अगर कंडेंस करके फॉर्मूला लिखें तो ये बनेगा C7H7Cl। ये हो सकता है। बट बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो जगह से सब्स्टिट्यूशन हो रखी हो तब बेंजीन रिंग को क्या गिनते हैं, C6H4, क्योंकि ये वाला कार्बन भी रिप्लेस हो चुका है, ये वाला कार्बन भी रिप्लेस हो चुका है। तो C6H4 ये हो गए प्लस CH3 प्लस Cl बन जाएगा ना C7H7Cl। ठीक है, तो एक ये आइसोमर बन सकता है जिसका स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला ये होगा स्ट्रक्चर, बट ये होगा। ठीक, उसके बाद अब इसमें आगे आपको पता ही है तीन तरह का आइसोमर बन सकते हैं। ये ऑर्थो वाला था, ये आगे मेटा वाला है, और उससे आगे ये वाला जो है वो आगे पैरा वाला है। ठीक है, अब आपने ये बोलना है, उन्होंने पूछा है कि इसके जितने भी ये चार आइसोमर पॉसिबल हैं इस फॉर्मूले वाले, दे आर सेइंग सजेस्ट द स्ट्रक्चर विच हैज द वीकेस्ट CCl बॉन्ड, जिसमें CCl बॉन्ड वीकेस्ट होगा। हमने पढ़ा था कि इनके केस में जिनमें Cl जो है वो रिंग के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा है, तो Cl और Cl के लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होती है और डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो इनमें तो Cl बॉन्ड बहुत CCl बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इन तीनों में CCl बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वीक हो एज कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, क्योंकि इस Cl पे ये वाला ग्रुप जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसका टूटना इजी है, बट इतना इजी भी नहीं है। बट अगर हम बात करें इसकी, इसमें बॉन्ड टूटना बहुत इजी है। क्यों इजी है, देखो, उसके लिए आपने ये देखना है कि टूटने के बाद ये क्या कर सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो उसके बाद जो बनता है उसको स्टेबलाइज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। अगर इसकी बात करें हैं हम, ये वाला, ठीक है, वैसे इसका नेम क्या है, इट्स नेम इज बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH2 जब लगा हो उसको बोलते हैं बेंजाइल, और उसके ऊपर लगा है क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड एज द बेंजाइल क्लोराइड। ओके, तो आपके पास इसमें अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी ना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा अपने ऊपर, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आयोनाइजेशन जब इसकी हो जाएगी, ऑन आयोनाइजेशन, ऑन अकरिंग द आयोनाइजेशन व्हाट यू विल गेट, CH2 के ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। और ये जो CH2 पॉजिटिव बन रहा है, ये जो कार्बोकटायन बन रहा है, इसको स्टेबल करने वाले कितने सारे फैक्टर हैं, अभी इसको ऐसे दिखाते हैं। अब इस कार्बोकटायन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबल कर सकते हैं, आगे रेजोनेंस चल पड़ेगी इसकी, यहाँ पे CH2, उसके बाद फिर ये चल पड़ेगी लाइक दिस, एंड दिस विल गोज ऑन लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलती है कि आपका ये वाला जो है, इसमें एक तो कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा, जो कि इनमें आएगा बाकियों में, इस वाले में, इनमें। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो अगर ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट जाए उसके बाद जो कार्बोकटायन बन रहा है वो स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें इट मीन्स कार्बन क्लोरीन का सबसे वीक बॉन्ड किसका है, इसका होगा, क्योंकि तोड़ने के बाद भी जो चीज बन रही है वो भी बहुत स्टेबल है। ओके, तो सबसे ज्यादा इजी किसको तोड़ना है, किसमें कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है, दैट इज दिस मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, alkyl chloride can be distinguished from the vinyl chloride by NaOH and silver nitrate test, comment। देखो, आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट भी आने हैं, हालांकि मैंने इसके अलग से सेपरेट नोट बना रखे हैं जिसमें कई सारी डिस्टिंक्शंस हम करेंगे, बट फिर भी चैप्टर वाइज भी करते रहेंगे साथ साथ में, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कंसेप्ट ज्यादा बिल्ड होगा। अब जैसे इसमें उन्होंने पूछा गया है इसमें कि अल्काइल क्लोराइड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है विनाइल क्लोराइड से बाय यूजिंग NaOH एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, हाउ। सबसे पहले किसी अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, कोई भी अल्काइल क्लोराइड लिख लो, लेट अस से CH3 CH2 CH2 CH। ओके, क्लियर। और विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, यू नो दैट CH2, वेट, CH2
अल्काइल लिखा है, ये एलाइल क्लोराइड है। वैसे इसमें यहाँ पे एलाइल क्लोराइड करते तो ज्यादा बेटर क्वेश्चन बनता। चलो कोई नहीं, ये अल्काइल क्लोराइड हो गया। अब विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये वाला। और जब इस कार्बन के ऊपर ही हेलोजन लग जाए, लेट अस से यहाँ पे क्लोरीन लग गया, ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी विनाइल क्लोराइड। और अल्काइल क्लोराइड में ये वाला ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बट अल्कीन नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एज दी अल्काइल क्लोराइड, ओके। अब इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट किया जा सकता है। इन दोनों में से कौन विनाइल है और कौन अल्काइल क्लोराइड है, उसको पता लगाया जा सकता है NaOH और सिल्वर ऐड करके। वो कैसे? देखो, अगर आप अल्काइल क्लोराइड की बात कर रहे हो, तो अल्काइल क्लोराइड का अगर सॉल्यूशन लें, उसमें जब NaOH डालेंगे हम, व्हाट विल हैपन? NaOH की प्रेजेंस में हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन, ओके। OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकल आएगा। व्हाट विल यू गेट? CH3 CH2 CH2 OH और NaCl विल बी दी बायो प्रोडक्ट। इस सॉल्यूशन में अब NaCl है, ओके। ऊपर से आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि NaOH डालने के बाद सिल्वर नाइट्रेट डालना है। जिस सॉल्यूशन में NaCl बना होगा, उसमें अगर आप फर्दर AgNO3 डाल दोगे, व्हाट विल हैपन? NaCl और AgNO3 में क्या रिएक्शन होगा? इन दोनों में रिएक्शन होके क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3, ओके। और AgCl जो है ये वाटर इंसॉल्युबल होता है, तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जो आपके पास, मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूबें थी ना, एक में अल्काइल क्लोराइड पड़ा है, एक में विनाइल क्लोराइड पड़ा है। जिसमें तो बिना आपके पास अल्काइल क्लोराइड पड़ा है, उसमें क्या होगा? उसमें जैसे ही आप NaOH डालोगे और साथ में उसके बाद AgNO3 डालोगे, उसमें तो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बट विनाइल क्लोराइड वाले में ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि विनाइल क्लोराइड होते हैं, विनाइल क्लोराइड के केस में क्या होगा? इसको विनाइल क्लोराइड को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH। विनाइल क्लोराइड के केस में ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वाई सो? बिकॉज कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हमने ये पढ़ा भी था कि जो आपके पास अराइल क्लोराइड होते हैं, अराइल क्लोराइड में क्या आ जाता है? ये वाले, ठीक है। इनमें भी कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और विनाइल वालों के बीच में भी कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इनमें आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ना इज नॉट पॉसिबल। तो होगा क्या? जब आप किसी विनाइल क्लोराइड को, लेट्स से ये आपका विनाइल क्लोराइड है, उसमें NaOH डालोगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर यहाँ से रिएक्शन होगी नहीं तो आपके पास NaCl नहीं बनेगा। अगर NaCl नहीं बनेगा तो AgNO3 डालने पे आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में NaCl ही नहीं बना है। तो इट मीन्स जो विनाइल क्लोराइड है, उस वाले टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देखने को मिलेंगे, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको किसी भी अल्काइल क्लोराइड में देखने को मिल सकते हैं, ओके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, alkyl halide react with the lithium aluminum hydride. lithium aluminum hydride का फॉर्मूला LiAlH4 to give alkene. alkyl halide जब भी आपके पास lithium aluminum hydride के साथ रिएक्ट करते हैं, they give alkene. Name the attacking reagent which will bring out this change. इसमें बताओ कि कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है जिसकी वजह से ये चेंज आता है, ओके। तो इसमें कुछ नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, this reagent is going to produce H negative ion which is called as the hydride ion। और ये एक क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, ओके। और H नेगेटिव आयन जब अटैक करेगा किसके ऊपर? अल्काइल, कौन सा था? अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, दैट इज सी RX। तो जब ये अटैक करता है तो यहाँ से X नेगेटिव आयन बाहर निकालता है, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो आपके पास RH बन जाता है एंड X नेगेटिव आयन इज लिबरेटेड। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज दी एल्केन। आपके पास बन गया एल्केन, ओके। तभी बोलते हैं, इन्होंने पूछा था कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? अटैकिंग रिएजेंट इज दी हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन इज दी अटैकिंग reagent. Now the next question, identify the all the possible monochlorostructural isomers that would be expected to form on free radical chlorination. इसकी फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करने पे कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है?
ठीक है, विच विल बी द मोस्ट लाइकली टू फॉर्म, और उसमें से ये बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें, ये कौन सा अल्केन लिखा हुआ है। दिस अल्केन इज CH के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं लाइक दिस, ओके, CH2 CH3। अब अगर सब्सटीट्यूशन हो जाए, इनको मैं नेम दे देता हूँ, लेट अस से ए, ये भी ए, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक, अगर आपके पास इफ ए कार्बन के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो, ए कार्बन के ऊपर, इफ एट बी, इफ एट सी, इफ एट डी, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं, ये वाले ये दोनों सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, तो इनको ए बोला, दोनों दोनों को। इनमें से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्लोरीन लगा दो, व्हाट विल यू गेट, लेट अस से CH2Cl, यहाँ पे Cl लगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, मोनोक्लोरिनेटेड की बात करनी है क्योंकि, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर बी में से जाए तो CH3 इसके ऊपर Cl लग जाएगा, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर सी में से चला जाए तो CH CH3 दिस विल बी द प्रोडक्ट। और अगर डी में से, मतलब लास्ट वाले में से चला जाए, तो CH CH3 CH3 CH2 CH2Cl, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं अगर आप इसकी मोनोक्लोरिनेशन करवाते हो, ये और ये, ठीक है। बट इनमें से सबसे ज्यादा बनने के चांसेस किसके होंगे, बी वाले के। क्यों, क्योंकि देखो, इसका मैकेनिज्म याद करो, पहले क्या होगा, Cl रेडिकल बनेगा, Cl रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से H रेडिकल निकालेगा, H रेडिकल सबसे, ये वाला अगर निकल जाए, इसका H रेडिकल निकल जाए, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 इसके ऊपर रेडिकल बनेगा, CH2CH3, और ये जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी दी 3 डिग्री रेडिकल, और 3 डिग्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, ठीक है। अब दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल जो होगा, उसमें से ये Cl रेडिकल अपने में से जोड़ लेगा, अपने ऊपर जोड़ लेगा, ठीक है। मतलब मैकेनिज्म के दौरान अगर इस कार्बन से रेडिकल बने दैट विल बी द 3 डिग्री रेडिकल, इस कार्बन से जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री, इस कार्बन के ऊपर जो बनेगा वो भी 1 डिग्री है, इस कार्बन के ऊपर जो बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री, इस कार्बन के ऊपर जो बनेगा दैट इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो कौन सा रेडिकल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जो 3 डिग्री है, मतलब इसका रेडिकल। तो इट मीन्स मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट जो बन सकता है वो कौन सा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो इसकी मोनोक्लोरिनेशन से ये 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले होंगे, तभी तो इनको आइसोमर्स बोला जाएगा, ओके क्लियर। इनका फॉर्मूला क्या होगा, अगर कंडेंस करके लिखें, C5H कितने बने, CH3 ये बन गए 11, C5H11Cl, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज आइसोमर्स विच कैन बी फॉर्म्ड, बट उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये बनेगा, लेट अस से 60 to 70% हमारे पास यही बनेगा, बाकी ये बनेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी करे हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपने यहाँ पे HBr ऐड करना है, इसमें आपके पास, बस आपने दिमाग में ये रखना है कि इंटरमीडिएट कौन सा होता है, ठीक है। इसके केस में इंटरमीडिएट आपको पता है कार्बन रेडिकल होता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है, दिस इज, यू कैन से दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में आती है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें पहले H पॉजिटिव आयन ऐड होता है और उसकी वजह से कार्बोकटाइन जनरेट होता है, और कार्बोकटाइन कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होगा। तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, बेंजीन, बेंजीन के, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये C, ये H। तो H यहाँ पे ऐड होना चाहिए, Br यहाँ पे ऐड होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकटाइन जहाँ पे बनेगा इंटरमीडिएट, उसी के ऊपर Br ऐड होगा ना, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव आयन और Br नेगेटिव आयन निकलेंगे। तो Br नेगेटिव आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बोकटाइन बन रहा है, और H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। इसको अगर आपने लिखना हो कैसे लिखोगे, इसका नेम भी लिखना है पेपर में, अगर आप प्रोडक्ट का नेम लिखते हो तो उससे इंप्रेशन ज्यादा बेटर पड़ेगा। इसका नेम क्या है, अगर इसको सिंपली करना हो नेमिंग, IUPAC छोड़ के, 1 2 1
ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। ओके, हालांकि आईयूपीएससी में पूरा आईयूपीएससी रूल ने ओबे किया इसमें, बट सिंपली ऐसे ही है, हो सकता है इसका नेम। उसके बाद है HCl। अब आपने HCl ऐड करवाना है, तो इसके केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल यहाँ पे बनेगा, तो H मीन्स उससे ऑपोजिट वाले कार्बन पे ऐड होगा, और Cl जो है वो इसके ऊपर ऐड होगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH Cl, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। इसका नेम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट वाला, इसमें अब परऑक्साइड डाल दिया। परऑक्साइड के केस में आपको पता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो बनेंगे, बट इसके केस में देखिए मैकेनिज्म से देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, आपको पता है परऑक्साइड के केस में जो आपका Br रेडिकल है वो अटैक करवाने जाता है। HBr में से Br रेडिकल जनरेट होता है, वो अटैक करवाने जाता है सबसे पहले इसके ऊपर। तो देखें अब Br रेडिकल कहाँ पे अटैक करवाएगा, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये था आपका रिएक्टेंट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके ऊपर Br रेडिकल अटैक करवाने आएगा तो ये प्रमोट करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो। तो Br रेडिकल आयन अगर इसके ऊपर जुड़े तो जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी दी 2 डिग्री, क्योंकि रेडिकल यहाँ पे बनेगा। अगर Br रेडिकल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे तो दैट रेडिकल विल बी 1 डिग्री। तो Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? ऑन दिस कार्बन, दैट्स इट। तो आपके पास प्रोडक्ट का, आपके पास इंटरमीडिएट वाला रेडिकल कौन सा बनेगा जो सबसे स्टेबल है? ये बन गया CH2 Br, और ये रेडिकल बनेगा विच विल बी दी 2 डिग्री रेडिकल विच इज द मोर स्टेबल। और इसके बाद यहाँ पे H जुड़ जाएगा आके, आपको पता है इस रेडिकल के ऊपर H जुड़ जाता है, यहाँ पे H जुड़ गया, ये बन गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो CH2 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 Br। इसका नेम भी क्या होगा अगर आपने नेमिंग करनी हो तो? 1 2 3 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। इसका नेम 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन है। ओके, इसमें वैसे आप, वैसे अगर देखना हो तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगना था, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम जो है वो कहाँ जुड़ता? नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम विल goes to that carbon which contain more number of hydrogen atom, and positive part of the addendum will go to that carbon which contain less number of hydrogen atom। मार्कोवनिकोव रूल में उल्टा होता है। ठीक है, मार्कोवनिकोव अगर पेरोक्साइड ना होता तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तब आपके पास ऐसा होता है। ठीक है, तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता? हम दोनों सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन यू विल गेट, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम इसके ऊपर लग जाता, तब आपका बनता 1 2 3 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये है, दे आर सेइंग प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 मैकेनिज्म में आपने बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। सबसे पहला है आपके पास दी 4 आइसोमेरिक ब्रोमो ब्यूटेन्स। ब्रोमो ब्यूटेन्स आपके पास, ब्रोमो ब्यूटेन्स का मतलब है कि जिसमें मोनो सब्सटीट्यूटेड हो और 4 कार्बन हो। तो ब्रोमो ब्यूटेन के कौन कौन से बन सकते हैं आइसोमर्स, वो आपको खुद ही सोचने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं। दिस इज 1 आइसोमर। ओके, अब ब्रांचिंग करनी शुरू कर दो मैक्सिमम जितनी हो सकती है। एक तो ये हो गया कि चेन लीनियर ही रहे, बट ब्रोमीन जो है वो सेकंड पोजीशन पे लग जाए, एक ये हो गया। और ये सी सी Br, ये सी ये सी। ओके, और कौन सा आइसोमर पॉसिबल है इसमें? उन्होंने 4 बोला, तो फोर्थ वन विल बी, फोर्थ वन कौन सा हो सकता है जी? ओके, सर 3 फोर्थ इन वन 1। कौन सा?
3 इन लीनियर चेन, सेकंड वाले पे मिथाइल और फर्स्ट वाले पे ब्रोमीन। ये वाला है ना, दिस वन। ठीक, तो ये आपके पास 4 आइसोमर बन सकते हैं ब्रोमोब्यूटेन के। अब इसमें SN1 के लिए रिएक्टिविटी और SN2 के लिए रिएक्टिविटी बतानी है। देखो, अब SN2 के लिए तो सिंपल है, जो SN2 का ऑर्डर आएगा वो SN1 का उससे उल्टा होगा। अगर अगर हम इसकी बात करें, इसको बोल दें A, इसको बोल दें B, इसको बोल दें C, इसको बोल दें D, तो सबसे मुश्किल SN2 किसमें है? इसमें। क्योंकि इसमें अगर बैक अटैक करवाने जाओगे तो तीन बल्कि ग्रुप लगे होंगे जो कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने ही नहीं देंगे। तो SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम किसमें होगी? इसमें। तो SN2 का अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे लास्ट में C आएगा, वो हमें पता लग चुका है। और सबसे फर्स्ट में कौन सा आएगा? ये A, SN2 में। क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर ये H, इस साइड H और इस साइड लगा हुआ ब्यूटाइल। ओके, तो ये Br, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तो अटैक कर सकता है। बैक अटैक सबसे ज्यादा पॉसिबल, सबसे ज्यादा इजी किसमें है? ए में। तो SN2 में सबसे रिएक्टिव कौन है? ए। ठीक। और बी और अगर डी की बात करें, बी और डी में से अगर बात करें तो बी में थोड़ा और डिफिकल्ट है, क्योंकि बी में आपके पास है सी, इसके ऊपर Br लगा है, ये H, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप है। ओके, अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में क्या है? सी के ऊपर 2 H लगे हैं और एक यहाँ पे ग्रुप लगा है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप जो है आइसोप्रोपाइल, और ये Br। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, बैक अटैक। ठीक है, जितना इजी ए में उतना नहीं, बट कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इट मींस दूसरे नंबर पे रिएक्टिविटी में जो आता है दैट इज डी, और तीसरे नंबर पे रिएक्टिविटी में जो आता है वो बी। SN2 के लिए ऑर्डर ये है। और SN1 के लिए ऑर्डर क्या होगा? टोटली ऑपोजिट। ठीक है, SN1 के लिए आपने वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखनी है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन किसमें बनेगा? इसमें, क्योंकि कार्बोकटाइन जब Br रेडिकल जुड़ जाएगा, निकल जाएगा, तो कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा? 3 डिग्री। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है सी में। तो SN1 जो है सबसे इजीली कौन करवाएगा? सी। ठीक है, सबसे अनस्टेबल कार्बोकटाइन किसका बनेगा? ए का, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, इस कार्बन के ऊपर कार्बोकटाइन बनेगा, तो ए सबसे कम होगा SN1 में। अब बीच वाले ढूंढ लेते हैं, बी की सी, सॉरी बी की डी। अगर डी में देखें तो इसमें जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। ओके, विच इज अनस्टेबल। इसमें अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटाइन कौन सा बनेगा? 2 डिग्री, विच इज ओके ओके स्टेबल। तो इट मीन्स दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी में आएगा बी, और उसके बाद आएगा सबसे एंड में आएगा डी। तो ऑपोजिट ही हो गया, देख लो इसमें, इसका जो टोटली ऑपोजिट है वही है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% टाइम, जो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN1 के लिए बिल्कुल टोटली ऑपोजिट होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाले भी हैं कंपाउंड। इन कंपाउंड में भी देखना है कि कौन SN1 कौन SN2 इजिली करवाएगा, इनके लिए ऑर्डर बताना है आपने। ठीक, तो इनके लिए आप ऐसे बताओगे, सबसे पहले आपको इनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आपके इमेजिनेटिव दिमाग में चला जाए कि हाँ भाई ये इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। लेट अस ओपन अ न्यू पेज। तो सबसे पहले मैं आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, दैट इज C6H5CH2Br। तो इसमें क्या है? आपके पास C के ऊपर H लगा है, एक H लगा है, एक साइड लगा है फिनाइल रिंग, और उसके ऊपर लगा है Br। इसका स्ट्रक्चर ये है। ओके, नेक्स्ट वाला आपके पास है C6H5CH C6H5Br। मतलब जो ये वाला C है जिसके ऊपर B लगा है, उसके ऊपर 2 फिनाइल रिंग लगी हैं। तो आपके पास नेक्स्ट वाले में बन गया, इसका था C6H5CH C6H5Br। तो मतलब जो C जिसके ऊपर H लगा है उसके ऊपर 2 फिनाइल रिंग लगी हैं, ये वाली। ओके, और लगा है Br। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट वाला है आपके पास C6H5CH3। एक फिनाइल रिंग लगी है, एक मिथाइल लगा है, और एक H लगा है उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर ब्रोमीन है। तो आपके पास क्या बना? C6H5CH3Br। दिस विल बी, C के ऊपर आपके पास फिनाइल रिंग लगी है, एक H लगा है, और एक लगा है, ओह सॉरी, इस साइड लगा है CH3। ओके, थोड़ी सी हिंड्रेंस कम है। और नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाला आपके पास है C6H5, इस कार्बन के ऊपर लगा है ब्रोमीन।
और इसके कार्बन के ऊपर ही CH3 लगाया, इसी कार्बन के ऊपर एक और फिनाइल रिंग लगाया, मतलब बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या था, C6H5 C CH3 C6H5 Br। तो इस कार्बन के ऊपर फिनाइल रिंग लगी है लाइक दिस, इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा है, इस कार्बन के ऊपर फिनाइल रिंग लगी है, इस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा है, और आपके ऊपर। अब सबसे डिफिकल्ट अटैक किसमें है, इसमें सबसे अटैक बैक अटैक सबसे पॉसिबल है। SN2 की बात करने वाले हैं, नेम दे देते हैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। सबसे मुश्किल अटैक जो है बैक अटैक वो D में है, सबसे इजी किसमें है, A में है बस। तो D सबसे आपके पास, अगर SN2 की बात करें, SN2 में जो D है वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा और A जो है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। ओके, और जो B और C में अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस का कंपैरिजन करें तो B में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो SN2 जो है सेकंड लास्ट नंबर पे कौन सी आएगी, B की। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा C। ओके, और अगर SN1 के लिए देखें तो SN1 के लिए टोटली ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, इसके लिए आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। देखो, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री विद 2 फिनाइल रिंग्स, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल आल्सो 2 डिग्री, बट इसमें फिनाइल रिंग एक साइड नहीं है, एक साइड CH3 लगा है। और इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 3 डिग्री विद 2 फिनाइल रिंग एंड 1 methyl ग्रुप। तो इट मींस सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनेगा, D का। तो D विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1। ओके, और सबसे लीस्ट कौन होगा, A। उसके बाद इन दोनों में से कौन स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, B। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा रिएक्टिविटी में, B। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, C। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, वेट, ये बन गया D, फिर B, फिर C, फिर A, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ SN2। ओके, स्ट्रक्चर में छुपा है SN1 और SN2 कौन सा पास करवाएगा कौन सा वीक, दैट इज you can found by simply drawing the structure. This is your next question. Question आपके पास है, why sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? अल्कोहल्स की Ki के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते, वाई सो। ठीक है, अब इसको पहले आपको मैं नोट्स में दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आपने किया था कि जब आइडियो अल्केन्स की प्रेपरेशन होती है, पहले उससे पिछले वाले को देखते हैं, जब ब्रोमो अल्केन की प्रेपरेशन होती है तो हम क्या करते हैं, जौन से वाला ब्रोमो अल्केन बना हो हम वैसा कोई अल्कोहल लेके उसकी HBr के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और H2SO4 को एज अ रिफ्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। ओके, बट आइडियो अल्केन्स के केस में हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया कि अल्कोहल तो लिया उसकी HI से रिएक्शन करवा दी, बट यहाँ पे H2SO4 एज अ कैटलिस्ट नहीं लिया। हालांकि कैटलिस्ट ले लेते तो रिएक्शन फास्ट हो जाती, व्हाई नॉट। अगर इसमें रिफ्लेक्सिंग के लिए एसिड लेना भी है कैटलिस्ट की तरह तो आपको H3PO4 लेना होता है, आप H2SO4 नहीं लेते। बट वाई सो, H2SO4 में क्या प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट H2SO4। ठीक है, क्योंकि H2SO4 जो है, चलो उसमें वही वाले से देखते हैं, क्योंकि जो आपका H2SO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, क्लियर। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवाने जा रहे हो, आप HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो इस अल्कोहल की, ठीक, बट ऊपर से आपने यहाँ पे H2SO4 डाल दिया। H2SO4 क्या करता है, H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज करवा देता है H2I2 में, तो आपका HI जो है वो खत्म हो जाएगा, वो रिएक्शन यहाँ पे करवाने के लिए बचेगा ही नहीं। HI जो है, HI react with H2SO4, H2SO4 is going to oxidize this HI to give out iodine, sulfur dioxide and H2O। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे आप कभी भी H2SO4 साथ में ऐड नहीं करते। हालांकि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में जब आपने ब्रोमो अल्केन बनाना होता है और क्लोरो अल्केन बनाना होता है तब आप H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हो, बट आइडियल केन्स के केस में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट इसलिए यूज नहीं किया जाता। उस टाइम आपको यहाँ पे अगर एसिड यूज करना भी है एज अ कैटलिस्ट तो H3PO4 करते हो। ओके, क्योंकि उस टाइम ये जो HI बनेगा अदरवाइज H2SO4 के साथ रिएक्ट करके दैट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज। ये रीजन है, ये वाला क्वेश्चन था इसमें, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki। ओके, ये अब आप बाकी बाद में रीजन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है, among the isomeric alkanes of molecular formula
H12, इसके जितने भी आइसोमर्स बन सकते हैं एल्कीन वाले वो बनाने हैं। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, ऐसा वाला आइसोमर ढूंढो जो क्लोरीनेशन पे क्या बनाए, अ सिंगल मोनोक्लोराइड, मतलब एक तरह का प्रोडक्ट ही बने, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। सबसे पहले आप ये वाले देखते हैं कि इस फॉर्मूले के कितने सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं, C5H12। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल वाले से। सिंपल वाला कौन सा होगा, सबसे सिंपलेस्ट, दैट विल बी CH3 CH2 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 CH3। एक तो आइसोमर ये पॉसिबल है। सेकंड CH3 CH CH3 CH2 CH3, एक ये पॉसिबल है। थर्ड CH3 C CH3 CH3 CH3, एक तो ये पॉसिबल है। तो these are the 3 isomer with formula C5H12 which are possible. ओके, अगर हम इसकी मोनोक्लोरिनेशन करवाएं पहले वाले की, तो इसमें देखो अगर मोनोक्लोरिनेशन इस कार्बन के ऊपर हो जाए या इस कार्बन के ऊपर हो जाए, जिसको मैं ए बोलूंगा, ये दोनों इक्विवेलेंट कार्बन है, तब आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3 CH2 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 Cl, देन विल बी दिस प्रोडक्ट। अगर आपकी इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, जिसको मैंने बी से डेजिग्नेट किया, इसके ऊपर क्लोरीनेशन हो जाए तो आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे उस वाले बी पे, लेफ्ट वाले बी पे हो, चाहे राइट वाले बी पे हो, तब आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 CHB, या इसके ऊपर Cl लगेगा और CH3, ठीक। और अगर सेंटर वाले पे हो जाए, एक सेंटर वाला एक ही है C, तब आपके पास प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, CHCl CH2 CH3। ओके, तो 3 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है, 1 2 3, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ दिस। तो इसकी अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट देगा। तो ये जो सेकंड पार्ट का आंसर है उसमें ये फर्स्ट वाला आंसर इसका। अब अ सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट, इसके लिए ये वाला है, क्योंकि क्लोरीनेशन या तो इस कार्बन के ऊपर होगी या इस कार्बन के ऊपर या इस कार्बन के ऊपर या इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हो उसी के ऊपर क्लोरीनेशन होगी ना। तो इसमें चाहे इस कार्बन के ऊपर हो जाए, चाहे इस कार्बन, चाहे इस कार्बन के ऊपर, चाहे इस कार्बन के ऊपर क्लोरीनेशन हो जाए, द प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। दिस विल बी द ओनली प्रोडक्ट विच कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसका नेम क्या है, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो इसका आंसर आपके पास ये वाला आता है। जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो ये वाला आइसोमर है, थर्ड वाला, थर्ड। और जो सेकंड वाला है इसमें ऑटोमेटिकली 4 बन जाएंगे, क्यों, इसमें देखें कितने तरह के कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इस पे इसके ऊपर क्लोरीनेशन हो जाए चाहे इसके ऊपर क्लोरीनेशन हो जाए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये वाला कार्बन भी इक्विवेलेंट ही है, ये इसमें ऐसा एक ही कार्बन है, ये चार, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तरह के कार्बन है इस पूरे फॉर्मूला में। तो अगर इसके ऊपर क्लोरीनेशन होगी या इसके ऊपर क्लोरीनेशन होगी तो एक तरह का प्रोडक्ट, अगर बी के ऊपर हो जाए तो दूसरे तरह का प्रोडक्ट, अगर सी के ऊपर हो जाए तो तीसरे तरह का प्रोडक्ट, अगर डी के ऊपर हो जाए तो चौथे तरह का प्रोडक्ट। तो इसकी मोनोक्लोरिनेशन से 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसकी मोनोक्लोरिनेशन से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, और इसकी मोनोक्लोरिनेशन से एक ही तरह का क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनता है। शर्त यह है कि आपने मोनोक्लोरिनेशन ही करवानी है, मतलब एक क्लोरीन ही ऐड होना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बना। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है, अब ये फिर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन आ गए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। मोनोहेलो मतलब एक ही हेलोजनेशन होनी है, इसमें मतलब ज्यादा अपना कि ये नहीं सोचने बैठ जाना कि डाई हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बन गया या ऐसा हो गया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले वाली रिएक्शन में थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल से, तो आपको पता ही है क्या बनता है, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बन जाना है। तो क्या होगा, OH SOCl2, तो OH की बजाय क्या लग जाता है Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनता है इसमें, SO2 और साथ में बनता है HCl, दोनों गैसेस स्टेट में। ओके, तो आपके पास इसमें जो मेजर प्रोडक्ट देखने वाला है वो यही है, पहला रिएक्शन डन। सेकंड वाला क्या है आपके पास, ये Br2 हीट या यूवी लाइट है, इसमें क्या बनेगा, इसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन के ऊपर हो सकती है, इस कार्बन के ऊपर हो सकती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो फ्री रेडिकल बनेगा वो इस कार्बन पे सबसे ज्यादा बनेगा। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, तो इसका प्रोडक्ट क्या है वो यहीं पे लिख देते हैं,
ये आपके पास NO2, इस CH के ऊपर Cl लग जाएगा और CH3। दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। ओके, इसका नेमिंग नोमिंग अब आपके हवाले। अब यहाँ पे HCl है, तो और ये आपके पास लगा हुआ, ये अल्कोहल है आपका। ठीक, तो HCl जो है, अब इसमें HCl क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जो सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से OH को लिबरेट करवाएगा। ये OH तो लिबरेट होने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस की बजाय कराएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर ले आएगा, तो ये वाला OH नहीं रिप्लेस होगा। ये वाला OH रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि इस OH का, ये जिस कार्बन से जुड़ा है और ये जो OH है, ये CH2 है ना, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं बनेगा ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें जो ये वाला आपके पास है, इस OH और इस बेंजीन का डबल बॉन्ड करेक्टर बन सकता है, तो इसलिए ये नहीं टूटेगा। ओके, लेट मी वेट, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं दोबारा। तो इसके केस में ये वाला OH और इस कार्बन और O में डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इस OH को सब्स्टिट्यूशन नहीं पॉसिबल। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, जब Cl नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक कर दे और यहाँ से OH निकल जाए। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इसके केस में यहीं पे बना दूं प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, OH CH2 और इसके ऊपर लग गया Cl। ओके, अब नेक्स्ट है HI ऐड करवाना है आपने। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल में क्या होता है, मार्कोवनिकॉव रूल में H पॉजिटिव आयन उस कार्बन के ऊपर अटैक होगा जिससे उल्टे वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल कार्बोकटायन। तो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक होगा तो कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो कार्बोकटायन बनेगा इस कार्बन के ऊपर दैट विल बी 1 2 3, तीन साइड से कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री कार्बोकटायन, यस, विच विल बी मोर स्टेबल। अगर H यहाँ पे ऐड हो जाता तो कार्बोकटायन यहाँ पे बनता, दैट विल बी 2 डिग्री कार्बोकटायन, और I जो है वो यहाँ पे अटैच होता। ठीक है, बट 2 डिग्री थोड़ी बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा आपका, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे, CH3 और यहाँ पे I लग जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, जो इस रिएक्शन से बनेगा आपका। ये कौन सा रूल है? दिस इज मार्कोवनिकॉव रूल। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? मार्कोवनिकॉव रूल। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये वाली रिएक्शन है, CH3 CH2 Br NaI। ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में पढ़ा हुआ हमने। ओके, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ड्राई एसीटोन भी लगना है, बट ओके वो हमने लगाया, लिखा नहीं यहाँ पे ड्राई एसीटोन। तो एंड हीट, व्हाट यू विल गेट, CH3 CH2 I और NaBr विल बी दी साइड प्रोडक्ट। आइडोअल्केन बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रेफर की जाती है, क्योंकि ब्रोमो और क्लोरोअल्केन से बड़े आराम से आइडोअल्केन बनाया जा सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी एंड हीट। तो ये क्या है आपके पास, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है। ठीक है, हमें लगता है ब्रोमीन एडिशन करवाएगी, नहीं, बट दिस विल बी द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने कंडीशनें देखनी है। ओके, हीट दी जा रही है और यूवी लाइट, तो आपकी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होती है? ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन जो होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ना होता और यहाँ पे CCl4 लिखा होता, फिर तो आपका प्रोडक्ट ये बनना था, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में होता है। बट यहाँ पे कंडीशनें कौन सी हैं? ये वाली कंडीशनें कौन सी हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाली। तो आपका जो है Br यहाँ पे ऐड होगा या तो यहाँ पे ऐड होगा, दोनों एलाइलिक कार्बन है। ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है, ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है। तो व्हाट विल यू गेट एज अ प्रोडक्ट? आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में से कहीं पे भी करवा दो एक ही आंसर बनेगा, ये वाला। दिस इज योर प्रोडक्ट, और HBr इज द बाय प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ब्रोमीन जो बचेगा दैट विल बी फॉर्म HBr, और ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसका नेम क्या है? दिस इज, यहाँ से 1 नहीं 1 2 यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन इज द मेन प्रोडक्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। दिस वन, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हुए आपने बताना है। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोफॉर्म,
क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, सभी का स्ट्रक्चर बना लें। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो फॉर्म का मतलब होता है जब CH और बाकी सारे लगे हों ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसको जैसे ऐसे, इसका नेम है ब्रोमोफॉर्म। एक होती है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत मशहूर है टेस्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। एक होती है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म तो सभी को याद ही है ना, बस क्लोरोफॉर्म से ही अगर तीनों क्लोरीन लगे हों मिथेन मिथेन में, 3 हाइड्रोजन के बजाय 3 क्लोरीन लगे हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर 3 हाइड्रोजन के बजाय 3 आयोडीन लगे हैं, उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। और अगर 3 हाइड्रोजन के बजाय 3 ब्रोमीन लगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमोफॉर्म। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रोमोफॉर्म क्या है आपके पास? CH, Br, 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 ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में CH3Cl, ये बन गया। उससे लास्ट है डाईब्रोमोइथेन। डाईब्रोमोइथेन CH2, इसके ऊपर भी ब्रोमीन, इसके ऊपर भी ब्रोमीन। चलो, ये आपके पास बन गया। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे। जितने ज्यादा हेलोजन एटम हो उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो दैट विल बी दिस वन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला ये होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेज होंगी स्ट्रॉन्ग वाली, वन ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा। और इन दोनों में से हेलोजन एटम बड़ा किसका है? ब्रोमीन वाले का। ब्रोमीन इसलिए बड़ा एटम, क्लोरीन इसलिए छोटा एटम। तो तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। यहाँ पे मेजरली हमने वंडरवॉल फोर्सेस की बात करी है। जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना ही दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होती जाएगी। ओके, जितनी वंडरवॉल फोर्स होती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइज, फर्स्ट नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट में ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला तो ये रहा। उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CHCl, CH3, ये बना आपका आइसोक्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। उसके बाद 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? CH3, CH2, 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 Cl। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होना है ये। तो पहले नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट पे ये। इन दोनों में ये क्या रिलेशन है? ये दोनों आइसोमेरिक क्लोराइड है। आइसोमेरिज्म से जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो उतनी ज्यादा सफेरिकल नेचर आता है। सफेरिकल नेचर से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने से वन टू वन फोर्सेज कम होती हैं, यू नो दैट। ओके, तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? इसका। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ये। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? 1, 2, 3। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन C5H10, ये पक्का एल्कीन है। कैसे पता लगा? CnH2n फॉर्मूला बन रहा है ना इसका, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये एल्कीन है। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, बट गिव अ सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कंपाउंड। अगर क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता तो ये डबल बॉन्ड वाला कैसे हुआ? क्योंकि एल्कीन जो होते हैं वो तो क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करवा देते हैं। तो इट मींस ये साइक्लिक वाला प्रोडक्ट है, ये वाला। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी, साइक्लोअल्केन्स का फॉर्मूला भी एल्कीन्स जैसा ही होता है। C5H10 बनेगा इसका भी। यस, बट गिव अ सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब तो सोने पे सुहागा लग गया, पता ये वही वाला ही है। C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई होगी। एल्केन्स पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होती है ब्राइट सनलाइट में, ठीक है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ये लो, दिस विल बी द हाइड्रोकार्बन। इससे क्लोरीन ऐड करोगे, मोनोक्लोरिनेशन पे क्या होगा? अगर क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ 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 यहाँ, जिन जहाँ मर्जी ऐड हो जाए, इन पांचों साइड्स में से जहाँ मर्जी ऐड हो जाए आपके पास कहलाएगा तो वो क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही। क्योंकि जहाँ पे ऐड हो जाएगा वहां से वन हो जाना शुरू, उसी को वन बोलेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? ईच टर्मिनल इज CH2, तो इसको C5H10 नहीं बोलते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट ना दिया होता, विच डू नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, तो फिर आप हमारे दिमाग में ये भी आ सकता था कि CH3, CH2, CH2,
CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बन सकता है। फिर तो ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है। फिर तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता था। ओके, फिर डिपेंड करना था। ओके, बट यहाँ पे ना दे दिया था कि दे आर नॉट गोइंग, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन से ना रिएक्ट करने का मतलब ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करवाता। एडिशन रिएक्शन एल्कीन तो शो करवाते हैं, इट मींस ये पक्का साइक्लो एल्कीन है जो जिसने एडिशन रिएक्शन शो नहीं करवाया। गॉट इट? सर हाँ जी सुजोत। वो रिकॉर्डिंग का ही ओके ओके ठीक है। इसमें है राइट आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br। इसमें मेरे को फार्मूला देख गया ये वाला, तो ये किसका है? ये अल्काइल हैलाइड्स का फार्मूला होता है। तो मतलब ये वाली चेन जो है वो एल्केन चेन है, वो तो पता लग गया। तो इसके कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं? जैसे एक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये भी निकालना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पर चलो इसकी तरफ में अभी नहीं जाते, इसको छोड़ो, अभी आपने निकालना ही नहीं है। हमें वैसे फॉर्मूले से पता लग गया था, वैसे निकालना आना चाहिए। जब आइसोमेरिज्म निकाल पता करते हैं ना, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता आना चाहिए कितना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको आइडिया दे देता है कि डबल बॉन्ड होगा कि चेन होगी। ओके, एक डबल बॉन्ड एक चेन के बराबर होता है, या तो कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा, या अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं है तो इट मीन्स वो पक्का साइक्लिक वाला कंपाउंड होगा, अगर उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट ये वाला आपको कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एक्स्ट्रास में करेंगे ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो C4H9Br हमें पता लग गया दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, सैचुरेटेड होगा कंपाउंड, तो उसके लिए कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं? ये बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सॉल्व ही आपको एज इट इज दे दिया है। नेक्स्ट आपके पास है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शंस हैं, इनमें मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना, ये आप ट्राई करो खुद। ओके, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद ट्राई करने हैं। ओके, दिस आर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इनको खुद ट्राई करो, इनमें से मैं आपके डाउट्स लूंगा। दैट्स इट। ठीक है, एक बार आप रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो अपने वाले की। ठीक, तो ये सारे आप करके देखना कन्वर्जन्स, इनके जो डाउट होंगे दैट आई विल टेक। ओके, आपको सॉल्व रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे।